बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और इसमें नाइट्रोजन सीरीज़ का पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 5 पहले ही बता चुका हूँ कि वीडियोस अब बनेंगी बड़ी, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। अमोनिया का पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन अमोनिया का, और जो है अमोनिया की प्रिपरेशन, लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, हेबर-बॉस प्रोसेस, वो देख चुके हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे इस वीडियो के अंदर। पहले ही बता दूं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हम जो है हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको डिस्कस करेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। पहले फिज़िकल को डिस्कस करेंगे, फिर केमिकल को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में यूजेस ऑफ अमोनिया, यूजेस ऑफ अमोनिया, इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो बड़ी बनेगी, लेंथ देख के अंदाज़ा हो गया होगा। तो शुरू करते हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। प्रॉपर्टीज़, इसमें सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नोट करते रहिए। सबसे पहली बात, क्या है? ये गैस है, कलरलेस है। अमोनिया जो है वो गैस है, कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, ये आपको इतनी आसानी से नज़र नहीं आएगी, ठीक है। इसकी स्मेल जो है वो पंजेंट स्मेल है, पंजेंट स्मेल है। पंजेंट स्मेल कैसी होती है? जस्ट लाइक अनियन। जैसे प्याज कट रही होती है, उसमें स्मेल आती है ना, प्याज की अजीब सी स्मेल आती है, सबको इसका तजुर्बा हुआ होगा। तो इस किस्म की शार्प इरिटेटिंग स्मेल को, ये पंजेंट स्मेल जो है वो शार्प इरिटेटिंग स्मेल, तेज़ जो है वो तंग करने वाली बू, तेज़ जो है वो तंग करने वाली स्मेल जो है इसकी होती है। आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे इसकी अमोनिया की स्मेल से, ठीक हो गया भाई। उसके बाद हाईली सॉल्यूबल है, ये हाईली सॉल्यूबल है किसके अंदर? इन वाटर, पानी के अंदर बहुत ज़्यादा, यानी कि 1300 मिलीलीटर, 1300 मिलीलीटर। आपको पता है कि 1000 मिलीलीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर से 1 लीटर बनता है। 1 लीटर लगभग जो है वो 1 केजी के बराबर होता है। मेरी मालूमात के मुताबिक एग्जैक्ट 1 केजी के बराबर नहीं होता, थोड़ा सा फ़र्क होता है लीटर में और 1 केजी में, ठीक है भाई। तो लगभग का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट जो है वो 1 लीटर 1 केजी के बराबर होता है, ताकि आप इसको थोड़ा सा फील करें। अब ये क्या है? 1300 मिलीलीटर अमोनिया जो है वो, अमोनिया जो है वो किसके अंदर? 1 मिलीलीटर पानी के अंदर। अंदाज़ा कर लीजिए आप ज़रा कितनी ज़्यादा डिज़ोल्विंग है, कितनी ज़्यादा डिज़ोल्विंग है। मतलब ये कि 1 किलो 1 लीटर से भी ज़्यादा अमोनिया गैस जो है वो आप डिज़ोल्व कर सकते हैं सिर्फ 1 मिलीलीटर पानी के अंदर। तो हाईली सॉल्यूबल इन वाटर है ये, ठीक है भाई। अब जब ये पानी में आप डिज़ोल्व कर लेंगे तो क्या होगा? सल्यूशन बनेगा। एग्जैक्टली क्या होता है सल्यूशन, किसको कहते हैं? ये सल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये सल्यूशन वर्ड जब भी आए तो आप एक एग्जाम्पल जहन में रख लें, आपको सल्यूशन वर्ड कभी भी नहीं भूलेगा। इसमें हमारे पास क्या है? सॉल्ट आप ले रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, इससे क्या बन रहा है? सॉल्टी वाटर, यही बन रहा है। तो ये सॉल्ट जो आपने मिलाया है, नमक जो है,
ये थोड़ा है, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो थोड़ी मिकदार में चीज़ हो वो सॉल्यूट कहलाती है, जो ज़्यादा मिकदार में चीज़ हो वो सॉल्वेंट कहलाती है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो सल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सल्यूशन। तो सल्यूशन वर्ड जब भी आए तो आपके जहन में ये एग्जाम्पल और ये सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सल्यूशन आ जाना चाहिए। अब हम इसके सल्यूशन की बात कर रहे हैं, सल्यूशन ऑफ अमोनिया। तो आप समझ जाइए कि ये सल्यूशन का मतलब क्या होगा। इसको आपने, इस सल्यूशन को क्या नाम दिया था? आपने इसको नाम दिया था सॉल्टी सल्यूशन या सॉल्ट सल्यूशन आपने नाम दिया था। मतलब सल्यूशन का नाम जो है आप रखते हैं वो किससे रखते हैं? सॉल्यूट से, सॉल्वेंट से नहीं। सॉल्वेंट से भी रखा जाता है, एक्वस सल्यूशन भी कहा जाता है। तो सल्यूशन ऑफ अमोनिया अगर हम इसको नाम दे रहे हैं तो समझ जाइए कि अमोनिया जो है वो यहाँ पर सॉल्यूट की हैसियत रखती है और वाटर जो है यहाँ पर वो सॉल्वेंट की हैसियत रखता है। ठीक है, वाटर जो है यहाँ पर वो सॉल्वेंट की हैसियत रखता है। अब आपके जहन में फ़ौरन ये बात आ रही होगी कि यार अभी तो सर ने बताया था 1300 मिलीलीटर अमोनिया 1 मिलीलीटर जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो रही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर ये तो ज़्यादा मिकदार में हो गया अमोनिया, तो ये सॉल्यूट कैसे हुआ? ये तो हुआ सॉल्वेंट। बिल्कुल सही कहा आपने। होता यह है कि कुछ केसेस के अंदर आप सॉल्यूट जो है, जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं, उसकी मिकदार आप इतनी ज़्यादा कर देते हैं, इतनी ज़्यादा कर देते हैं, इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि वो सॉल्वेंट से ज़्यादा हो जाता है, वो सॉल्वेंट से ज़्यादा हो जाता है। तब वो सॉल्यूट जो आप डिज़ोल्व कर रहे थे वो सॉल्यूट फिर सॉल्यूट नहीं रहता, वो सॉल्यूट खुद सॉल्वेंट बन जाता है और जिसमें डिज़ोल्व कर रहे थे वो बेचारा सॉल्यूट बन जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो आपके अपने ऊपर है कि आप जो है कितनी मिकदार उसकी लेते हैं। समझ आ गई बात? तो 1300 मिलीलीटर यहाँ पर हो तो सकती है अमोनिया गैस और 1 मिलीलीटर जो है वो पानी है। तो इस हिसाब से पानी जो है वो तो सॉल्यूट हुआ और सॉल्वेंट जो हुआ वो क्या हुआ? ये हमारे पास अमोनिया गैस हुई। लेकिन ये अमोनिया गैस की मिकदार जो है वो आप कम रखेंगे, थोड़ी रखेंगे, ताकि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मामला चलता रहे। बहरहाल सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहते तो इसको हम एक्वस सॉल्यूशन भी कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन, इसको समझना ज़रूरी है। एक्वस वर्ड निकला है एक्वा से और एक्वा जो है किसको कहा जाता है? पानी। यानी कि पानी के साथ आप जो है वो अमोनिया को मिक्स कर रहे हैं बस। अब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टेंशन ख़त्म हो गई, ज़्यादा और कम मिकदार की टेंशन जो है वो ख़त्म हो गई। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास हो गया। अब उसके बाद जब ये सल्यूशन बन जाता है, सल्यूशन ऑफ अमोनिया या एक्वस सल्यूशन ऑफ अमोनिया अगर बन जाता है तो उसके बाद अंदर होता क्या है? आपको पता है कि अमोनिया जो है वो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद ये पानी के साथ रिएक्ट करती है NH3 + H2O और उसके नतीजे में बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। नोट कर लीजिएगा, क्या बन जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। समझ में आ रही है बात? और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है बनने के बाद पानी में, ये भी इस शक्ल में नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है पानी की क्वालिटी क्या है। पानी बेस्ट आयनाइज़र है, आयनाइज कर देता है, चीज़ों को तोड़ देता है। तो यहाँ पर ये अमोनिया जो है ये भी पानी में जाने के बाद अगर ये डिज़ोल्व हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अमोनिया भी आयनाइज होगी, ब्रेक होगी, टूटेगी और उसके नतीजे में ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब इसकी केमिस्ट्री में तो फ़िलहाल मैं नहीं जा सकता इतनी डिटेल में, वरना हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। बहरहाल तो अमोनिया से ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बन जाएगा। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा पानी के अंदर, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ज़्यादा देर अपनी ये वाली हालत बरकरार नहीं रख सकता। ये क्या करेगा? ये भी आयनाइज हो जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा और इससे ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ होंगे। क्या रिलीज़ होंगे? OH आयन, OH माइनस आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन। और अगर आपको एसिड और बेस का अंदाज़ा है कुछ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम बेस जो है या अल्कली जो है
वो किसको कहते हैं? हम उस चीज़ को कहते हैं कि जब उसको पानी में डाला जाए तो वो क्या प्रोड्यूस करे? वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे। क्लासिक डेफिनेशन है ये। इसके अलावा और भी एडवांस डेफिनेशंस हैं, आपको पता है। अभी तो मैं एसिड बेस की जो है वो थ्योरीज को डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पर। आर्हेनियस थ्योरी भी है, ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी भी है, तो उसमें तो मैं नहीं जा रहा इस चीज़ को लेके। किसी हद तक जो हम बेस की डेफिनेशन वो लेते हैं वो ये कि बेस जो है उस चीज़ को कहा जाता है जो हाइड्रोक्साइड आयन पानी में प्रोड्यूस करे, OH आयन प्रोड्यूस करे। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या होगा? ये OH आयन प्रोड्यूस करेगा पानी में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? ये बेस हुआ। ये क्या हुआ? ये क्या कहलाएगा फिर? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस कहलाएगा, ठीक है, एसिड नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ तक बात हो गई। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जबकि इस पानी के अंदर अब ये हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद हैं, इसी वजह से ये पानी जो है ये क्या कहलाएगा? अल्कलाइन। क्या कहलाएगा? अल्कलाइन। ALKALINE। जब किसी भी सोल्यूशन को ये कहा जाए कि ये अल्कलाइन सोल्यूशन है तो आप समझ जाइए उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हैं, या उसमें बेस को डाला गया है और बेस जो है वो आयनाइज हो गया और बेस से हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो मौजूद हैं इस सोल्यूशन के अंदर, इसलिए ये सोल्यूशन अल्कलाइन सोल्यूशन है। आपके एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं, ठीक है भाई। तो अमोनिया जो है वो एसिडिक नहीं है। अमोनिया क्या है? अल्टीमेटली क्या बनेगा? फाइनली बेसिक सोल्यूशन हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेस है, एसिड नहीं है। लेकिन डायरेक्टली अमोनिया हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये ज़रा जहन में रखिएगा। पहले अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करेगा डिसॉल्व होने के बाद और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर आयनाइज होकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इनडायरेक्ट वे में आप अमोनिया को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। मिटा दूं इसको, लेकिन एसिड नहीं कहते, ये याद रखिएगा। MCQs इस हवाले से आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी? और प्रॉपर्टीज़ में ये कि अमोनिया क्योंकि गैस है, क्या गैस को जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं आप? अब आप बोलेंगे हाँ सर, आपकी इतनी सारी वीडियोस देखी हैं माशाल्लाह, अभी हमें ये बात पता है कि स्टेट किसी की चेंज करनी हो तो हम जो है वो कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को गैस बना सकते हैं, गैस को फिर दोबारा लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को फिर हम सॉलिड बना सकते हैं। जैसे कि आइस है, आइस को हीट देंगे वो पानी बन जाएगा, पानी को हीट देंगे वो स्टीम बन जाएगा, स्टीम को ठंडा करेंगे वो लिक्विड वाटर बन जाएगा, लिक्विड वाटर को ठंडा करेंगे वो सॉलिड आइस बन जाएगा। तो ये तो हमें पता है। अमोनिया क्योंकि गैस है तो अगर इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपके पास एक ही जवाब होगा कि सर इसके लिए हम इसको कूल कर लेते हैं, इसको ठंडा करते हैं अमोनिया गैस को, तो फाइनली ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सही बात है। एक तरीका तो ये है कूल करने का। एक और तरीका है, गैस जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कंप्रेस हो सकती हैं। कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को दबा के छोटा कर देना। जैसे कि आपके डस्टर होता है क्लासरूम में, देखें वो इतना बड़ा सा डस्टर होता है, फोम का बना हुआ होता है, उसको आप दबाइए तो छोटा हो जाएगा। तो ये व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंप्रेसिंग द डस्टर और स्पंज। वो स्पंज जो है, वो फोम जो है, उसको आप दबा के कंप्रेस करके छोटा कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल इसी तरह इस गैस को, अमोनिया गैस को अगर कंप्रेस करेंगे हाईली, अब गैस को कंप्रेस करना ऐसे नहीं हो सकता कंप्रेस जैसे आपने उस फोम को जो है वो पकड़ के, स्पंज को या डस्टर को पकड़ के दोनों हाथों से दबा दिया, वो कंप्रेस हो गया। इसको तो ऐसे नहीं कर सकते, गैस ही निकल जाएगी आपके हाथ से इधर उधर। इसका एक तरीका होता है, जिस बर्तन में ये अमोनिया गैस रखी गई हो उसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ होता है। पिस्टन एक तरह का ढक्कन होता है, मूवेबल होता है, अप एंड डाउन हो सकता है। नीचे ये अमोनिया गैस इसमें बर्तन में मौजूद है, आप ऊपर से इसका ढक्कन पकड़ के इसको डाउनवर्ड प्रेस करें, नीचे करें इस पिस्टन को, तो ये यहाँ से ये पिस्टन क्या होगा, नीचे आ जाएगा और ये जितनी अमोनिया गैस है ये भी सब नीचे आ जाएगी। अब मैं इसको और आगे नीचे बना के दिखाता हूँ। ये बन गया, ये यहाँ पर आ गया। तो अमोनिया गैस अब यहाँ पर आ गई, क्योंकि निकलने की तो साइडों में कहीं जगह है नहीं कि ऊपर से अमोनिया गैस निकल जाएगी। यहीं पर ये कंप्रेस हो जाएगी। आपको बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, आप और ताकत लगाएंगे, इसको उठा के पिस्टन को यहाँ तक ले आएंगे,
तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंप्रेसिंग द अमोनिया। तो ये इंसान तो नहीं कर सकते, ठीक है, एक हद तक तो करेंगे, लेकिन मशीनें कर सकती हैं। मशीन की मदद से इतना ज़बरदस्त प्रेशर इसके ऊपर डाला जाएगा, इस पिस्टन के ऊपर, कि क्या होगा कि अल्टीमेटली अंदर जो अमोनिया गैस है वो कंप्रेस होते 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 क्या हो जाएगी, इतना कंप्रेस करेंगे कि फाइनली ये कंप्रेस होके अमोनिया गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। सीख लीजिए, ये भी एक तरीका है। ये जो लिक्विड अमोनिया होगा, अब ये लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया जो है, ये याद रहे, अगर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए इसका कलर कौन सा होता है, कोई कलर नहीं होता भाई। जिस तरह अमोनिया गैस कलरलेस है, इसी तरह ये लिक्विड भी कलरलेस होगा। ठीक हो गई बात। अब आगे चलते हैं और इसमें हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। अमोनिया की एक किस्म है, मिटा दूं इसको। अब मैं अमोनिया प्योर गैस की बात नहीं कर रहा, अब मैं अमोनिया सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। याद रहे, किसकी बात कर रहा हूँ, अमोनिया सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन में वो सॉल्ट वाली मिसाल मत भूलिएगा जो मैंने शुरू में बताई थी, कि पानी में जो आपने सॉल्ट मिलाया है, तो सॉल्ट की मिकदार जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप एक चुटकी नमक डाल देंगे 1 गिलास पानी में, तब भी सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। आप 1 चम्मच डाल देंगे उसके अंदर, तब भी सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। आप 2 चम्मच डाल देंगे तब भी बन जाएगा। मतलब ये कि वो सॉल्ट जो है उसकी कम या ज़्यादा मिकदार आप कर सकते हैं। आप एक चुटकी नमक भी डालेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट भी आप उसमें डालेंगे, तब भी सॉल्यूशन वो बन जाएगा। तो सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन नहीं बनेगा, नहीं, सॉल्यूशन तो बनेगा। तो यहाँ पर ये जो अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस, इसको जब आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो फिर क्या बनेगा, इससे सॉल्यूशन बनेगा, इससे बनेगा सॉल्यूशन। अब ये अमोनिया गैस जो है इसकी परसेंटेज होती है वाटर के अंदर, 15% अमोनिया गैस है और 85% वाटर है। ये 30% भी अमोनिया गैस हो सकती है, और ये कितना हो जाएगा वाटर, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 70% वाटर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अगर हमारे पास जो है वो 35% अमोनिया डिज़ोल्व हुई हुई है, तो पानी कितना होगा, 65%। इस रेशो का जो सॉल्यूशन होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन अमोनिया का जिसमें 35% अमोनिया है और 65% वाटर है, इस ख़ास सॉल्यूशन का, इस ख़ास अमोनिया सॉल्यूशन का एक नाम है, उसको हम कॉमनली कहते हैं, ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, इसका एक नाम है 880 अमोनिया। आप बाज़ार जाइए, आप कहें उसको किसी साइंटिफिक स्टोर से, बोलेंगे मुझे अमोनिया चाहिए, वो आपसे पूछेगा भाई कौन सा अमोनिया। अमोनिया की तो बहुत सारी वैरायटी हैं, इस कंसंट्रेशन का भी अमोनिया है, इस कंसंट्रेशन का भी अमोनिया है। आप उसको बोलेंगे मुझे 880 अमोनिया ये दे दीजिए, तो वो आपको इस कंसंट्रेशन का अमोनिया की बोतल निकाल के दे देगा। समझ में आ रही है बात। आप पढ़ भी लीजिएगा 880। इसका नाम 880 रखने की वजह क्या है, ये भी आपको बता दूं। कितनी परसेंटेज है इसके अंदर, 35% अमोनिया है, 65% वाटर है। इसकी डेंसिटी 0.881 ग्राम, 0.880 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है 880 अमोनिया की, इसकी सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या है, 0.880 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसी डेंसिटी की वजह से इस अमोनिया सॉल्यूशन का ये नाम रखा गया है। ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। मिटा दूँ इसको। दूसरा टॉपिक हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। 6 हेडिंग्स में डिवाइड है ये, इनके नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 1 है रिएक्शन विद वाटर, जो कि अभी भी आपने देखा, रिएक्शन विद
अमोनिया किससे रिएक्ट कर रही है? नंबर 1 वाटर, नंबर 2 एसिड्स, नंबर 1 वाटर, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 एसिड्स के साथ जब अमोनिया रिएक्ट करेगी तो क्या होगा? नंबर 4 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी, क्लोरीन गैस के साथ अमोनिया रिएक्ट करेगी। नंबर 5 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, अगर अमोनिया क्या किरदार अदा करेगी? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट अमोनिया का किरदार देखेंगे, अमोनिया गैस का किरदार। और नंबर 6 पे रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे, किन किन के साथ रिएक्शन करेगी? वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एसिड्स के साथ, क्लोरीन के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट की हैसियत से और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगी। एक तो मैं अभी ही बता चुका हूँ आपको कि अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक हो गया भाई, ये बेस है और इसने पानी में जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहना, अल्टीमेटली इसने आयनाइज होना है और इससे आयंस प्रोड्यूस होंगे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा? ये अल्कलाइन सोल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्कलाइन सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक हो गया भाई। अब अगर आप इसको जो है वो, अगर आपको याद हो हेबर-बोस प्रोसेस के अंदर हमने अमोनिया को जो हासिल किया था, याद है लास्ट स्टेप था, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है ना पार्ट 4 उनको पता है कि स्टेप नंबर 6 में वो वाटर का स्प्रे होता है अमोनिया गैस के ऊपर, वाटर का स्प्रे होता है, यानी कि अमोनिया जो है वो पानी में मिक्स हो जाती है, H2O के साथ ये अमोनिया मिक्स हो जाती है। आपको अमोनिया गैस जो हेबर-बोस प्रोसेस में मिलती है वो सोल्यूशन की फॉर्म में मिलती है। अब आपको सोल्यूशन का मतलब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लास्ट स्टेप में जब अमोनिया गैस बनती है हम उस पर स्प्रे कर देते हैं तो पानी में मिक्स हो जाती है अमोनिया गैस। अब पानी में मिक्स होने के बाद अमोनिया थोड़ी ना रहेगी, क्या बन जाएगी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अमोनिया गैस तो मिली ही नहीं है और जो मिली थी वो पानी में मिक्स होके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गई। अब इसको कैसे निकालें इस सोल्यूशन के अंदर से? याद रहे ये पानी के अंदर मौजूद है, पानी के अंदर अमोनिया इस हालत में गई थी और पानी में अब किस हालत में आ चुकी? इस हालत में आ चुकी। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप ज़रा इस पानी को वार्म कीजिए, वार्म कीजिए। तो ये पानी जो है, ये जो सोल्यूशन है अमोनिया का, इसमें ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है पानी को गर्म करने की वजह से क्या होगा? इसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया गैस निकल आएगी। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये अमोनिया गैस वाटर में मौजूद है, समझ रहे हैं ना आप? सोल्यूशन आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर ये मौजूद है, एक बर्तन है आपके पास जिसमें ये सोल्यूशन मौजूद है, उसमें अमोनिया गैस डिज़ोल्व हो चुकी है और डिज़ोल्व होने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट भी हो चुकी। आपके सामने वो सोल्यूशन पड़ा हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि भाई इस सोल्यूशन में से निकालो ज़रा अमोनिया गैस निकालो, तो आप बोलेंगे कोई मसला नहीं है, आपने वो बीकर उठाया चूल्हे पर रख दिया, जैसे जैसे वो गर्म होता गया उसमें से गैस जो है वो अमोनिया निकलती गई। अब अमोनिया गैस कलरलेस होती है, याद रहे, आपको नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन उसकी पंजेंट स्मेल जो है उससे आपको पता लग जाएगा भाई अमोनिया गैस निकल रही है। तो जैसे जैसे गर्म होता चला जाएगा ये सोल्यूशन, अमोनिया गैस आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, अब दूसरे इसकी तरफ चलते हैं, रिएक्शन की तरफ। ऑक्सीजन के साथ जब अमोनिया गैस रिएक्ट करेगी, दूसरा कौन सा है? अगर ऑक्सीजन के साथ जो है वो अमोनिया गैस रिएक्ट करेगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आपको बताऊँ, यहाँ पर मैं ये कि बर्निंग के प्रोसेस के अंदर, बर्निंग के प्रोसेस में क्या होता है जब कोई चीज़ बर्न करती है? तो आप बोलेंगे सर बर्निंग के प्रोसेस में आग लग जाती है। भाई ये कोई आम इंसान तो कह सकता है कि आग लग जाएगी, केमिस्ट्री का स्टूडेंट ये नहीं कहेगा, बल्कि आप ये कहेंगे कोल है, ये कोल को जो है वो कार्बन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कार्बन यानी कि कोयला।
आप बोलेंगे कोयले को आग लगा दी, आप बोलेंगे, कोई दूसरा बोलेगा, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। अगर आप केमिस्ट्री की नो हाउ रखते हैं और केमिस्ट्री से लगाव है तो आप ये नहीं बोलेंगे कोयले को आग लग गई, आप बोलेंगे कोयले की बर्निंग नहीं हो रही, बल्कि कोयला असल में रिएक्शन कर रहा है हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ। हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, इससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं किरदार ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी ज़रूरी है बर्निंग प्रोसेस के लिए, समझ में आ रही है बात। इसी तरह अगर अमोनिया गैस को हम जलाना चाहते हैं, अमोनिया गैस को हम जलाना चाहते हैं, NH3, इसको हम जलाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो है हमें दो चीज़ें मिलेंगी। एक नाइट्रोजन गैस मिलेगी, नाइट्रोजन गैस मिलेगी, और दूसरे क्या चीज़ मिलेगी, दूसरी चीज़ आपको वाटर मिलेगी, 6H2O, ये मिलेगा। ठीक है भाई, इसका कलर कैसा होगा जब ये बर्न होगी, ग्रीन येलो, ग्रीन येलो, यानी कि दो कलर आपको बैक वक्त इसके फ्लेम में नज़र आएंगे। जलेगी तो फ्लेम भी निकलेगा, शोला भी निकलेगा। तो ये फ्लेम जो होगा, इसका जो शोला जो होगा, जिस वक्त ये अमोनिया बर्न कर रही होगी, तो इसका फ्लेम किस कलर का होगा, ग्रीन या येलो कलर का होगा। ठीक हो गया भाई, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। इक्वेशंस को बैलेंस वगैरह मैं नॉर्मली करता नहीं हूँ। आगे चलें। अच्छा, और क्या है भाई इसके अंदर, और जो है ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अलावा अगर आप जो है वो एक कैटलिस्ट का इजाफा कर दें, जिसको प्लैटिनम कहा जाता है, किसका इजाफा कर दें, कैटलिस्ट का, यानी कि वही अमोनिया गैस है, वही ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन प्लैटिनम जो है ये कैटलिस्ट का जो है वो आप इजाफा कर दें और टेम्परेचर तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड दें, तो अब क्या बनेगा, अब जो चीज़ बनेगी वो जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। ठीक है भाई, NO। पहले क्या बनी थी, याद है, नाइट्रोजन गैस बनी थी। अब प्लैटिनम जो एक कैटलिस्ट का आपने इजाफा कर दिया, अमोनिया गैस जो है इसको बर्न करते हुए, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये करना है कि अमोनिया की बर्निंग के दौरान इस कैटलिस्ट का इजाफा कर दीजिए। ठीक है भाई, जिसको प्लैटिनम कहते हैं। और क्या बनेगा इसके साथ, वाटर भी बनेगा प्लस H2O, प्लस H2O। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 4 और 6, 5 आएगा यहाँ पर, और 4। एक चीज़ और भी बता दूं साथ साथ कि अमोनिया के साथ ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो इस बात का ध्यान रहे, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अमोनिया को अगर हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो इससे क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम एक जो है वो कैटलिस्ट प्लैटिनम डाल देते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तब क्या बनेगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है भाई, नंबर 3 के ऊपर अब देखते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास अगर एसिड्स के साथ इसको रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के साथ अगर इसको रिएक्ट करते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है और नाइट्रिक एसिड भी है। तीनों चीज़ें लिख देता हूँ। जब भी ये रिएक्ट करेगी किसके साथ, एसिड्स के साथ, तो इससे अमोनियम सॉल्ट्स बनेंगे, ये मत भूलिएगा, अमोनियम सॉल्ट्स बनेंगे। अमोनियम सॉल्ट्स जो है वो कई किस्मों के हैं। ठीक है, मैं उनके नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले तीनों इक्वेशन लिख दूँ, 3 हमारे पास बुक में मौजूद हैं, तो मैं वो 3 दिखा देता हूँ। अमोनिया जब रिएक्ट करेगी H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ,
तो क्या बनेगा, तब भी कोई अमोनियम सॉल्ट बनेगा। अमोनिया अगर रिएक्ट करेगी किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब भी कोई ना कोई सॉल्ट बनेगा, लेकिन कौन सा, अमोनियम सॉल्ट। और अगर अमोनिया जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, तब भी जो है वो सॉल्ट बनेगा, कौन सा, अमोनियम सॉल्ट। सबके नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। NH4 यह है हमारे पास अमोनियम सल्फेट, ये सॉल्ट बनेगा। या फिर इस सिचुएशन में अमोनियम क्लोराइड बनेगा, ये भी अमोनियम सॉल्ट है। और अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, NH4NO3। ये देख रहे हैं आप, ये राइट साइड पे जो नज़र आ रहे हैं ये सब के सब क्या हैं, ये अमोनियम सॉल्ट्स हैं। ये अमोनियम सल्फेट है, ये अमोनियम क्लोराइड है, और ये अमोनियम नाइट्रेट है। ठीक है, मिटा दूँ अब इसको। आगे चलते हैं। अब क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करेगी अमोनिया तो क्या होगा उससे। नंबर 4 पे, रिएक्शन विद क्लोरीन। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेप होंगे। इसके स्टेप्स ज़रा याद रखिए। स्टेप्स हमारे पास 2 होंगे। सबसे पहले जो है वो अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी, और उसके नतीजे में जो है वो अमोनिया गैस, ये नाइट्रोजन गैस बनेगी, और दूसरी क्या चीज़ बनेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक है भाई, ये पहला स्टेप। क्या बनेगा यहाँ पर, जब भी हम जो है वो अमोनिया को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रोजन गैस बनेगी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब यहाँ पर एक बात तो तय है कि सारा अमोनिया जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। अगर कुछ जो है वो अमोनिया बचता है इसी कंटेनर के अंदर, और इसी कंटेनर में पहले वाला जो अमोनिया का कुछ हिस्सा है उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया है, तो बाकी मानदा अमोनिया जो है वो फिर इसके साथ रिएक्ट करेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, और यहाँ पर क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अमोनियम क्लोराइड बनेगा। समझ में आ गई बात। अगर इसका ओवरऑल रिएक्शन दिखाऊं, यानी कि एक ही बर्तन के अंदर दोनों काम हो रहे होंगे, उस एक ही बर्तन के अंदर दोनों काम हो रहे होंगे। अमोनिया जो है वो गैस है, क्लोरीन भी गैस है, तो ये जब इसका कुछ हिस्सा अमोनिया का क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन गैस बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ये अमोनिया जो बची हुई है दोबारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। इसका ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो 8NH3 प्लस 3Cl2 और 6NH4Cl प्लस N2, ये ओवरऑल रिएक्शन है। इसमें आप देख लें, आपको राइट साइड पे 2 प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं, अमोनियम क्लोराइड भी नज़र आ रहा है और नाइट्रोजन गैस भी नज़र आ रही है। लेफ्ट साइड पे सिर्फ आपको 2 ही रिएक्टेंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये 2 स्टेप थे। स्टेप नंबर 1 ये हो गया और स्टेप नंबर 2 ये हो गया। अब चलते हैं आगे। एज रिड्यूसिंग एजेंट, हटा दूँ इसको। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट अमोनिया का क्या किरदार है। अब ज़रा रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट वैसे मैंने पहले भी बता दिया। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये केमिकल्स, सिर्फ अमोनिया नहीं है और बहुत सारे जो हैं वो केमिकल्स जो हैं उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो पहली बात, ये अमोनिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये केमिकल्स हैं। ठीक है, ये केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स करेंगे क्या, ये कंपेल करेंगे, मजबूर कर देंगे, कंपेल करेंगे, मजबूर करेंगे
किसी दूसरे केमिकल को कि वो इन तीनों में से कोई एक काम लाजमी करे, वो इन तीनों में से कोई एक काम लाजमी करे, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन करे, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन करे, या फिर वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन करे। ये नोट कर लीजिए ज़रा। दोबारा बता दूं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हैं? एक ऐसे केमिकल्स हैं जो किसी दूसरे केमिकल को क्या करेंगे? कंपेल करेंगे, मजबूर करेंगे इन तीन में से कोई एक काम करने पे। या तो उनको कंपेल करेंगे कि आप ऑक्सीजन को, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें ऑक्सीजन को, ज़बरदस्ती है बस, उस केमिकल को, इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही है, दूसरे केमिकल को मजबूर कर देगा। या दूसरे केमिकल को बोलेगा अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो बोलेगा हाइड्रोजन निकाल दो भाई अपने पास से। या दूसरे केमिकल को मजबूर कर देगा, अगर इसके पास ऑक्सीजन है दूसरे केमिकल के पास, बोलेगा ऑक्सीजन भी निकाल दो। समझ में आ गई बात? तो ऐसे केमिकल्स को रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, जो दूसरे केमिकल्स को मजबूर कर देंगे या तो इलेक्ट्रॉन लो, या हाइड्रोजन को दो, या ऑक्सीजन को दो। तो अमोनिया जो है ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी कंपेल करेगी दूसरे केमिकल्स को कि वो इन तीनों में से कोई एक काम करें। अब इसकी क्या डिटेल्स हैं वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, एज रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है ये, ठीक है? ये भी ज़रा पहले जहन नशीन करके रखिए, ये जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, बस हल्का फुल्का सा ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है NH3, इसमें हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है। अब ये अमोनिया को मैं अगर कह रहा हूँ कि भाई ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, या वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये अमोनिया क्या करेगी इसके साथ? या तो इसको कंपेल करेगी कि ये इलेक्ट्रॉन का गेन करे, या इसको बोलेगी कि ये हाइड्रोजन अपने पास से निकाल दे, या इसको मजबूर करेगी कि ये ऑक्सीजन अपने पास से निकाल दे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन वाला यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, हाइड्रोजन इसके पास है ही नहीं, तो लॉस क्या करेगा? Cu, कॉपर और ऑक्सीजन, दो ही एटम है। ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि ना तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है यहाँ पे, ना हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि है ही नहीं। ऑक्सीजन का गेन जो है, ऑक्सीजन का लॉस जो है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि इसके पास ये जो ऑक्सीजन है ये निकल जाए, और इसको कौन मजबूर करेगा कि कॉपर के पास से ऑक्सीजन निकल जाए? ये अमोनिया, ठीक है? और कॉपर के पास से जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो कॉपर अकेला रह जाएगा, यानी कि कॉपर मेटल अकेला रह जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या बनेगी? दूसरी नाइट्रोजन गैस बनेगी, और तीसरी एक और चीज़ बनेगी, यहाँ पर वाटर बनेगा, 3H2O। ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपके सामने आ गई। तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है इसका भी किरदार अदा करती है अमोनिया, ठीक है भाई? लेकिन ये याद रहे कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। आखिरी केमिकल इक्वेशन हम देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया अगर रिएक्ट करती है तो क्या होता है? मिटा दूं इसको। सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इक्वेशन लेते हैं, NH3, अमोनिया रिएक्ट कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इसके नतीजे में क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनेगा, दैट्स इट। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो तमाम हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो गई। आखिरी टॉपिक इस वीडियो का, यूजेस ज़रा देख लें अमोनिया के। मिटा दूँ इसको। इक्वेशंस पे ग्रिप करें, ये मैं आपको बार बार नसीहत करता हूँ। अभी आप छोटी क्लासेस में 9 मैट्रिक छोटे कैलिबर है, फर्स्ट ईयर इंटर की जो केमिस्ट्री है ना, आप यकीन करें वो आपको वाकई बता देगी कि हाँ मैं केमिस्ट्री हूँ, ये कुछ भी नहीं है। आपको मुश्किल लग रही है ना, प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, इक्वेशंस के ऊपर वर्कआउट करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। तीसरा टॉपिक इसका यूजेस, इसको मिटा दूं। यूजेस ऑफ अमोनिया। ठीक है भाई, कहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया बन रहा है। सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया ये हम कहते हैं ना, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को आप पानी में डिज़ोल्व कर सकते हैं और सॉल्यूशन बन सकता है। तो पानी जो है वो आप ऐसा करें, टेम्पररी हार्ड वाटर ले लें। टेम्पररी हार्ड वाटर, इसके ऊपर मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। चैप्टर नंबर 11 के ये टॉपिक हैं, टेम्पररी हार्ड वाटर, परमानेंट हार्ड वाटर। ठीक है, तो ये हार्ड वाटर को जो है, जो कि टेम्पररी हार्ड वाटर है, सॉफ्ट बनाने में किरदार अदा करता है ये अमोनिया। अमोनिया की मदद से आप उस टेम्पररी हार्ड वाटर को जो है वो सॉफ्ट बना सकते हैं। लॉन्ड्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। लॉन्ड्रीज कौन सी जगह है ये लॉन्ड्रीज? यहाँ पर हमारे कपड़े वगैरह धुलते हैं, हमारे कपड़ों पे स्टेन्स भी लगे हुए होते हैं। स्टेन्स बोलें तो दाग धब्बे लगे होते हैं, किसके? ग्रीस के या ऑयल के, इनके दाग धब्बे लगे होते हैं। तो ये अमोनिया जो है बड़ी आसानी के साथ इस ग्रीस या ऑयल को जो है ये रिमूव आउट कर देती है। ठीक है भाई, इनके जो दाग धब्बे लगे हुए होते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ऑस्टवाल्ड मेथड है, अगली वीडियोस में जो हम देखेंगे, जिसमें हम क्या बनाएंगे? हम उसमें नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, HNO3। तो नाइट्रिक एसिड बनाने में, HNO3 बनाने में ऑस्टवाल्ड मेथड के अंदर भी अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तीसरा कहाँ यूज़ हो रहा है? 2 मेथड्स के अंदर, दोनों लिख देता हूँ। 2 मेथड्स। एक जो मेथड है वो ऑस्टवाल्ड मेथड है, जो कि आगे आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह देखेंगे। और इसमें क्या बन रहा है? ऑस्टवाल्ड मेथड के ज़रिए से नाइट्रिक एसिड बन रहा है। वहाँ पर अमोनिया का बहुत बड़ा किरदार है, उस मेथड में अमोनिया को यूज़ किया जाता है। दूसरा हमारे पास एक है सॉल्वे मेथड। सॉल्वे मेथड, इस मेथड के ज़रिए जो है वो वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। वॉशिंग सोडा बनाया जाता है, इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वॉशिंग सोडा, ये क्वेश्चन आ जाता है। कॉमन नेम दिए जा रहे हैं, आप इसका केमिकल नेम लिखिए। तो कॉमन नेम वॉशिंग सोडा दे दिया। अब बोलें इसका केमिकल नेम क्या है? जैसे कि बायोलॉजी के अंदर जो है वो फ्रॉग तो कॉमन नेम है, राना टिग्रीना जो है वो क्या है? वो केमिकल नेम है। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है इसके अंदर और देखते हैं। सॉल्वे प्रोसेस में भी देख लिया, ऑस्टवाल्ड मेथड में भी देख लिया। रेफ्रिजरेटर्स वगैरह जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह जो होते हैं ठंडा करने के लिए, रेफ्रिजरेटर्स किसी भी किस्म के हों, फ्रिज हो, एसी हो, ऐसी सारी चीज़ें जो है जो कि ठंडक पहुंचाती हैं, उनमें अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बिगेस्ट यूज़ इसका, बिगेस्ट यूज़ फर्टिलाइज़र्स के अंदर, खाद बनाने में, फर्टिलाइज़र्स बनाने में इस अमोनिया गैस का बहुत बड़ा किरदार है। इंसानी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमोनिया का गैस जो है वो फर्टिलाइज़र्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान होता है, यानी कि खाद बनाने में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है यूरिया खाद होती है ना। तो यूरिया जो है वो प्लांट्स की नीड है, खाद जो डाली जाती है प्लांट्स को उसमें यूरिया होता है। ये यूरिया जो है इसका केमिकल फार्मूला ये रहा, NH4NO3, NH4NO3, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ भी हमारे पास, ये तो हमारे पास यूरिया, और इसको अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं, और इसके अलावा जो है वो अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम फॉस्फेट, ये जो सबके नाम मैंने आपके सामने लिए हैं ना, ये वो सारे कंपाउंड्स हैं जो कि खाद बनाने में इस्तेमाल होते हैं। दोबारा से सुन लीजिए,
अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है या अमोनियम फॉस्फेट है, इनको बनाने में, खाद को बनाने में इन कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है। और ये कंपाउंड्स बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? आपको अमोनिया की ज़रूरत है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नाइट्रोजन पार्ट 5 हो चुका। अब हमारे पास क्या है एग्जैक्टली हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो नाइट्रोजन सीरीज़ का, वो नाइट्रिक एसिड का है। उसकी प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और लास्ट में एक्वा रीजिया, ये अलग से एक टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।